हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अर्णव और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज में। तो दोस्तों, एक टॉपिक है जिसपे कि 2-3 दिन से बहुत सारे यूट्यूब पे भी वीडियोस आ रहे हैं। कुछ बड़े चैनलों ने भी इस पे वीडियो बनाया है कि सम कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जिन पे 8th सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशन लागू नहीं होगी। तो एक्चुअली ये बात है आखिर सही, मगर पूरी रिपोर्ट हर जगह नहीं बताई गई है कि कुछ कर्मचारी हैं जो कि इन परव्यू ऑफ वो कहलाते तो हैं, सेंट्रल उपक्रम के कर्मचारी होते हैं या फिर कोर्ट्स के कर्मचारी होते हैं। तो मगर सेंट्रल पे कमीशन जो बैठती है दोस्तों, जैसे कि 8 सेंट्रल पे कमीशन या 7 सीपीसी जो हुई थी, तो डायरेक्टली ये रिकमेंडेशन उनके ऊपर लागू नहीं होती है, वो 8 सीपीसी में कवर नहीं होंगे। मगर ऐसा भी नहीं है कि उनकी सैलरी नहीं बढ़ती है। तो आखिर पूरी जानकारी मैं यहाँ पे आपको दूंगा कि ये कौन से कैटेगरी के कर्मचारी हैं या कौन से कर्मचारी हैं जिन पे 8 सीपीसी की रिकमेंडेशन लागू नहीं होगी और इनकी सैलरी आखिर बढ़ेगी कैसे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहले आप जान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, स्टेट कर्मचारी की बात नहीं करूँगा क्योंकि आपको ये पता ही है ऑलरेडी कि हर स्टेट में अपना अलग से स्टेट पे कमीशन लगता है, जो कि जिन पे कि ये दबाव तो नहीं है कि मतलब सेंट्रल पे कमीशन का ही सारा बात जो वो रिकमेंडेशन उन्होंने दिया है वही चीज़ अप्लाई, मगर हाँ, वो उनसे मतलब कि 8 सीपीसी के रिपोर्ट से हेल्प ले सकते हैं अपना खुद का रिपोर्ट तैयार करने में। यहाँ पे दोस्तों जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय है वो है सीपीएससी। देखिए, ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज या फिर सेंटर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, सीपीएससी या सीपीएसयूज के जो एम्प्लॉय होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के उपक्रम के कर्मचारी हैं, ठीक है। उनके लिए अलग व्यवस्था की जाती है। एक्चुअली जब 7th सीपीसी लगा था दोस्तों, तो 7th सीपीसी के लगभग साथ साथ ही 3rd पीआरसी की भी गठन हुई थी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्योर एम्प्लॉय हैं तो उनको सेंट्रल पे कमीशन का रिकमेंडेशन लागू होता है, वैसे ही सीपीएसयू या सीपीएससी के जो एम्प्लॉय हैं उन पे पे रिवीजन कमेटी का जो रिकमेंडेशन है वो लागू होता है। ये जो है दोस्तों, सीपीएससी जो होते हैं यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर अलग होती है। वहाँ आप जब कोई अगर काम किए होंगे पहले या फिर कर रहे हैं तो जानते ही होंगे कि नॉन एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव पे स्केल्स होते हैं वहाँ पे दोस्तों आईटीए स्ट्रक्चर होता है, इंडस्ट्रियल डीए जिसको कहते हैं। मतलब हमारा जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको पता है हर 6 महीने में डीए बढ़ाया जाता है, मगर सीपीएससी में हर 3 मंथ में डीए रिवीजन होता है। मतलब साल में आपको 4 बार डीए बढ़ता हुआ नजर आएगा, 4 टाइम्स, ठीक है। वहाँ पे आईडीए स्ट्रक्चर होता है। तो ये सब चीज़ें अलग हैं, इसीलिए यहाँ पे रिवीजन कमेटी बैठाई जाती है। और पे रिवीजन कमेटी में भी दिक्कत ये है कि हर एक सीपीएससी का है कि बहुत सारे पीएसयू हैं, हर एक सीपीएससी पे ये समान तरीके से लागू नहीं होती है। इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ पीएसयू। मतलब मान लीजिए कोई पीएसयू सही है, अपना प्रॉफिट कर रही है, अच्छा उनका काम हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पीआरसी की रिकमेंडेशन अमूमन लागू हो जाती है। मगर जैसे कि 3rd पीआरसी में मैं आपको एग्जांपल दूं कि कुछ पीएसयू को सिक घोषित किया गया था। सिक मतलब ये पीएसयूज घाटे पे घाटे किए जा रहे थे, ये प्रॉफिट नहीं कर पा रहे थे, ये घाटे में थे बहुत दिनों से। जिसमें कि एक एग्जांपल आप बीएसएनएल का ले सकते हैं। तो 3rd पीआरसी की रिकमेंडेशन बीएसएनएल पे लागू नहीं हुई थी, वहाँ 2nd पीआरसी की ही रिकमेंडेशन चलती आ रही थी और बाद में भी वही चलती रही, लागू नहीं हो पाई। क्यों नहीं लागू हो पाई? क्योंकि हर एक पीएसयू खुद से उसको आकलन करना पड़ता है कि क्या हम ये जो रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर है इसको लगाने के लिए सक्षम है या नहीं। वो सरकार तय करती है कि वो सिक पीएसयू है या नॉन सिक है, तो उसके आधार पे ही उनको पीआरसी लागू होता है या नहीं होता है, ये वहाँ पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो पीएसयू को लेके थोड़ी अलग व्यवस्था होती है। मगर हाँ, जैसे ही सीपीसी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में लगेगी तो पीआरसी की कमेटी उधर भी बैठती है और उन कर्मचारियों का भी वेतनमान वहाँ पे रिवीजन होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल कि इनका वेतन नहीं बढ़ेगा। ये तो आपने सीपीएससी पीएफ पीएसयू का फंडा आप समझ गए कि कैसे वेतन बढ़ता है इनका। दूसरा एक क्वेश्चन भी आया था मेरे को कि कोर्ट्स, देखो कोर्ट्स में क्या है, कोर्ट्स के जो एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिसर्स हैं, तो इसमें क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो जो हमारे उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ हैं इनका
8 CPC के अंदर ये कवर होते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज़ आप समझ लें कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स और उसके बाद हाई कोर्ट्स, इसके जितने भी ऑफिस, देखो जज की बात नहीं करेंगे हम। जज के लिए आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में उनका सैलरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो वो तो खैर अलग ही मैटर है, उस पर चर्चा नहीं किया जाएगा। वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ही उनका पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। मगर जो ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ होते हैं, कोर्ट के अंदर काम करते हैं, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट में होता है, डिस्ट्रिक्ट में सबऑर्डिनेट कोर्ट, और ये होता है स्टेट में या फिर यूटी में। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट और हाई कोर्ट जो कि यूटी में है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी जिसका खर्चा उठाती है, तो वो 8 CPC में कवर होंगे। अब कौन कवर नहीं होंगे? तो ऐसे सबऑर्डिनेट कोर्ट और ऐसे हाई कोर्ट जिसका खर्चा उठाती है कौन? स्टेट गवर्नमेंट, तो वो कवर नहीं होंगे 8 CPC में। ये बात बिल्कुल सही है। तो फिर इनकी सैलरी कैसे बढ़ेगी? इनकी सैलरी बढ़ने के लिए दोस्तों हर एक स्टेट में ये अलग एक सिस्टम है। हर एक स्टेट में वहाँ पे FNJPC का गठन होता है। FNJPC का मतलब क्या हुआ? जुडिशियल पे कमीशन ये कहलाता है, ठीक है, ये जुडिशियल पे कमीशन कहलाता है। जुडिशियल पे कमीशन जो है हर एक सुप्रीम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स के एम्प्लॉयज़ के लिए, ऑफिसर्स के लिए गठन होगा, जिससे उनकी सैलरी वहाँ पे डिवाइड की जाती है। ये डायरेक्टली 8 CPC के अंदर में नहीं आते हैं। उसके बाद जो बच्चे स्टेट के कर्मचारी, आपको पता ही है स्टेट पे कमीशन वहाँ लागू होगा, और जो स्टेट और सेंट्रल में कर्मचारी नहीं है, प्राइवेट है या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल है, उनके लिए अलग व्यवस्था है। कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए सरकार लेबर रेट, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर रेट जो है हमेशा पब्लिश करती है, जिसके आधार पे उनका बेसिक मान तय किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी ये कन्फ्यूजन थोड़ा क्रिएट हो रहा था कि किन पे लागू होगा नहीं होगा, तो लागू नहीं होगा ये तो हर जगह बताया गया है, मगर ये नहीं बताया गया है कि हाँ लागू नहीं होगा तो इनकी सैलरी बढ़ती कैसे है। तो आशा करता हूँ कि मैं इस चीज़ को समझाने में सक्षम हुआ हूँ आपके सामने। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आगे बढ़ाएं, चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।